अब हाउलर्स गैंग के कई बेसिस पूरे टाउन में फैल चुके थे। ये बेसिस सिर्फ बैठने की जगह नहीं थे, बल्कि इंफॉर्मेशन पास करने, ऑपरेशन संभालने, इनकम आउटकम देखने और बाकी कामों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। असल में इनमें से ज्यादातर बेसिस वही जगहें थी जिन्हें पहले पुराने गैंग्स इस्तेमाल करते थे। हाउलर्स ने बस उन्हें टेक ओवर कर लिया था। खाई के लिए हर छोटी चीज माइक्रो मैनेज करना इम्पॉसिबल था, इसलिए यह सिस्टम बनाया गया था। हर एरिया में एक स्क्वाड का कैप्टन होता था। कोर लीडर से जो इंफॉर्मेशन आती वो चेन के थ्रू नीचे पास की जाती। इस स्ट्रक्चर में खाई इंफॉर्मेशन इनू को देता और इनू आगे कैप्टन्स तक। इस पर्टिकुलर एरिया में स्क्वाड का कैप्टन भी इनू ही था। हालांकि हर स्क्वाड कैप्टन के पास खाई का नंबर भी था, लेकिन वो सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल होना था। पार्क ने इस सिचुएशन को इमरजेंसी समझा, इसलिए उसने कांटेक्ट किया। पूरे स्लग को कंट्रोल करने और हाउलर्स गैंग को बड़ा बनाने के लिए खाई ने यह सिस्टम सेट किया था। उसे पता था कि बीच बीच में एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट उसका अपना था। अगर ये प्लान काम करता तो फ्यूचर में जब वो स्लव से बाहर दूसरे सिटीज में ऑपरेट करेंगे, तब भी यही स्ट्रक्चर काम आएगा। फिलहाल खाई हर डिस्ट्रिक्ट को एक अलग सिटी की तरह इमेजिन कर रहा था। इस तरह काम करने की एक और वजह थी, कोर मेंबर्स या जिन्हें कुछ लोग लिeutenants कहते थे, उनकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखना। जब भी हाउलर्स के कोर मेंबर्स किसी से मिलते या फील्ड में जाते तो वो मास्क पहनते थे ताकि उनका चेहरा छुपा रहे। जाहिर है कुछ लोग थे जो उनकी असली पहचान जानते थे। ओलिविया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल थी। उसे मास्क के साथ या बिना लगभग हर कोई पहचान लेता था। फिर भी मास्क आइडेंटिटी को ट्रेस करना मुश्किल बना देता था। आखिर में फैसला कोर मेंबर्स का होता था कि वो अपना असली चेहरा किसे दिखाना चाहते हैं। इस समय पार्क और बेकरी इंसिडेंट में शामिल बाकी सभी मेंबर्स एक बेस में मौजूद थे। ये बेस उनके टेरिटरी में आने वाली एक स्पोर्टिंग गुड्स शॉप के अंदर था। दुकान के पीछे एक स्टॉक रूम था जिसे साफ करके मीटिंग एरिया बना दिया गया था। सभी मेंबर्स, यहां तक कि घायल लोग भी घुटनों के बल बैठे हुए थे। यह सब इनू के ऑर्डर पर हुआ था। वो सामने आर्म्स फोल्ड किए खड़ा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम लोगों पर, इनू ने सिर हिलाते हुए कहा। मैंने साफ साफ समझाया था कि ये एरिया गैंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमें सच्चाई पता चल जाएगी, लेकिन मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। अगर हमें वजह मिली कि आज ये सब क्यों हुआ तो पनिशमेंट कड़ी होगी, या फिर अभी बता दो जो भी छुपा रहे हो ताकि सजा हल्की हो सके। गैरी ने कुछ मेंबर्स को हटाने की बात कही थी, लेकिन इनू को लगता था कि ये लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ दोबारा ना हो तो सच्चाई जानना जरूरी था। पीछे बैठे 3 लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आखिरकार बीच वाला जो घायल नहीं था उसने सिर उठाया। ये सब हमारी वजह से शुरू हुआ, उसने मान लिया। हम हमेशा की तरह पेमेंट कलेक्ट कर रहे थे और हमने थोड़ा ज्यादा मांग लिया। सोचा गैंग के काम आएगा। ओनर ने कहा वो स्ट्रगल कर रही है, उसने देने से मना कर दिया और तभी वो लड़का बीच में आ गया। तुमने ज्यादा मांगा? तुम लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। हम कभी एक्स्ट्रा नहीं मांगते। जो स्ट्रगल कर रहे हो उनकी रिपोर्ट सीधे मुझे करनी होती है। पार्क गुस्से से भर गया था, क्योंकि लिeutenant ने यह रूल कई बार एम्फसाइज किया था। इसमें गलत क्या है? एक पिटा हुआ मेंबर बोला। थोड़ा एक्स्ट्रा मनी मांग लिया तो क्या? चोट तो हमें लगी है, हम गैंग है। हम पहले से एक्सटोर्ट कर रहे हैं और गैंग के लिए पैसा ला रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इनू ने जमीन पर जोर से पैर पटका। कंक्रीट पर इतनी तेज आवाज हुई जैसे क्लैप हो और सब चुप हो गए। अब जब मुझे यह पता चल गया है, इनू बोला, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम तीनों तुरंत गैंग छोड़ दो। आज के बाद हाउलर्स का नाम इस्तेमाल नहीं करोगे, दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश भी नहीं करोगे। उसकी आवाज सीधी और सख्त थी। वैसे भी ये गैरी का ऑर्डर था। तीनों तुरंत खड़े हो गए। रुको, तुम सच में उस ग्रीन हेयर्ड लड़के की सुनकर हमें निकाल रहे हो? एक चिल्लाया। हमने ऐसा क्या कर दिया सिवाय इसके कि गैंग का नाम बचाने की कोशिश में पिट गए? क्योंकि ये लीडर्स के रूल्स हैं, इनू ने पलटकर कहा। जब सबने हाउलर्स ज्वाइन किया था तब साफ बताया गया था कि हम बाकी गैंग्स जैसे नहीं हैं। हमारा प्रोटेक्शन फी एक तरह की सर्विस है ताकि बाकी गैंग्स दुकानों को ना छुएं और वो सेफ महसूस करें। लेकिन तुम्हारे एक्शंस ने उसी ट्रस्ट को कमजोर किया। हम इस कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलकर जगह बना रहे हैं। सच कहूं तो
अगर बाकी गैंग्स ना होते और पुलिस अपना काम ठीक से करती तो हमें यह सब करने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन हमारे लीडर ने कहा है हम इस दुनिया का नेसेसरी इविल है, इसलिए हम जो करते हैं वो करते हैं। फिर इनू ने एक और मेंबर की तरफ देखा जिसका पूरा पैर बैंडेज था। तुम भी अब हाउलर्स का हिस्सा नहीं हो। लीडर ने एक और रूल साफ किया है, हाउलर्स जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। गैंग गैंग से लड़ेगा, जो जानते हैं वो किस रास्ते पर है उनसे फाइट होगी। लेकिन जो लोग हमारी तरह की लाइफ नहीं जीना चाहते उन्हें हम बीच में नहीं लाएंगे। सिर्फ तब एक्ट कर सकते हो जब तुम्हारी लाइफ खतरे में हो। तुमने बिना सोचे ब्लेड फेंका, इसलिए तुम भी बाहर हो। वो मेंबर खड़ा हुआ, उसका मुट्ठी कांप रही थी, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। वो ग्रीन हेयर्ड लड़का कोई खास है ना? उसने पूछा। कोई नॉर्मल टीनेजर इतनी स्किल के साथ फाइट नहीं कर सकता, और जिस तरह नाइफ फेंका, ऊपर से तुमने उसके ऑर्डर मानकर हमें निकाल दिया, बस इनडायरेक्ट तरीके से, ताकि हमें शक ना हो। वो हल्का मुस्कुराया। लगता है हमने ऐसे इंसान को छेड़ दिया जिसे छूना नहीं चाहिए था। उसने झुककर कहा, मौका देने के लिए धन्यवाद। वो जाने लगा तभी, ये सब बकवास है। कैसी रूल्स चल रही हैं इस गैंग में? हमने कुछ गलत नहीं किया। तुम जाओ भाड़ में, और तुम्हारी गैंग भी। एक आदमी चिल्लाया और इन्नू की तरफ दौड़ा। पार्क उठने ही वाला था कि इन्नू पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसने आदमी के पेट में घुटना मारा। पकड़ छोड़ते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। मुझे मजबूर मत करो कि सबकी पिटाई करूं, इन्नू ने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा। तुम जानते हो मैं कर सकता हूं। बाकी सब यहां से निकलो। रूल्स फॉलो करना याद रखना। तुम लोग बस प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। सभी मेंबर धीरे धीरे बाहर निकल गए। पार्क रुका रहा जब तक कमरे में सिर्फ वो और इनू नहीं रह गए। सर, पार्क ने धीरे से कहा, वो लड़का कौन था? क्या वो गैंग का हिस्सा है? और वो इतना स्किल्ड क्यों था? इनू हल्का मुस्कुराया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, उसने जवाब दिया। लेकिन इतना याद रखना, अगर फ्यूचर में कभी उससे सामना हो तो कोशिश करना कि वो तुम्हारे गुड साइड में रहे, और जो भी वो कहे बस वही करना। आखिरकार गैरी साइपन पहुंच गया। ये डिस्ट्रिक्ट बाकी जगहों से बिल्कुल अलग था। साफ पेव्ड वॉकवेज, फैंसी रेस्टोरेंट्स, हर तरह की शॉप्स जहां सामान्य अप्लायंसेस से लेकर एक्सपेंसिव क्लोथ्स और लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स तक सब मिलता था। ऊपर से एरिया के कुछ टॉप होटल्स और लग्जरी अपार्टमेंट्स भी यहीं थे। फोन पर दिए गए डायरेक्शंस फॉलो करते करते गैरी एक बड़े से होटल लॉबी के बाहर आकर रुका। ये जगह तो हमारे पुराने घर के सामने किसी कैसल जैसी लग रही है। साल की शुरुआत में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहां रहूंगा, बल्कि इसे ओन भी करूंगा। वैसे टेक्निकली कहना भी सही नहीं कि हम यहां रह रहे हैं, क्योंकि मैं तो अभी अंदर गया भी नहीं हूं। उसने सोचा। दरवाजा एक आदमी ने खोला और हल्का झुककर उसे अंदर वेलकम किया। वेलकम सर, उसने सिर उठाते हुए कहा। आवाज में हल्की सी हिचक थी। गैरी पेल मार्बल फ्लोरिंग पर चलते हुए रिसेप्शन डेस्क तक पहुंचा। काउंटर के पीछे खड़े लोग एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों। हम आपकी किस तरह मदद कर सकते हैं सर? सूट पहने आदमी ने पूछा, जिसकी नेम टैग पर स्टिन लिखा था। हाँ, मैं अपार्टमेंट 2306 ढूंढ रहा हूं। कहा गया है कि वो इसी होटल में है, गैरी ने जवाब दिया। उसे खुद थोड़ा अजीब लगा कि होटल के अंदर अपार्टमेंट्स भी होते हैं, लेकिन खाई ने बताया था कि बड़े बिल्डिंग्स में ये कॉमन है। जी, यहां वो अपार्टमेंट नंबर है। लेकिन क्या आपको यकीन है कि आप सही जगह पर हैं? कई और जगहों पर भी शायद यही रूम नंबर हो सकता है। अगर चाहे तो हम आपको गाइड कर सकते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। गैरी ने फोन देखा। एड्रेस साफ लिखा था, बिलटॉप होटल, और रिसेप्शन के पीछे लगे बड़े साइन से साफ था कि यही बिलटॉप होटल है। नहीं, मैं श्योर हूं। क्या आप बता सकते हैं कि अपार्टमेंट 2306 तक कैसे पहुंचा जाए? सर, क्या आपके पास वहां जाने का कोई खास रीजन है? हमें किसी विजिट की इंफॉर्मेशन नहीं मिली। रूल्स के मुताबिक हमें ओनर से कंफर्म करना पड़ता है, ताकि गलती से किसी गलत व्यक्ति को अंदर न भेज दें, स्टिन ने समझाया। अब गैरी को फ्रस्ट्रेशन होने लगी, लेकिन उसने सोचा सिक्योरिटी इतनी टाइट होना अच्छी बात है। अगर किसी को उसकी बहन तक पहुंचने के लिए इतना प्रोसेस पार करना पड़े, तो कम से कम वो अपना काम ठीक कर रहे हैं। आप कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड होगा, गैरी ने गाल खुजलाते हुए कहा। असल में उस अपार्टमेंट का ओनर मैं ही हूं, बस पहली बार आया हूं, इसलिए रास्ता नहीं पता। यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट चौंक गया।
पीछे खड़े दूसरे आदमी ने हल्की हंसी दबाई। अच्छा जोक था, उसने कहा। अब अगर आप बिल्डिंग से बाहर जाएं तो एग्जिट उधर है, हमें काम करने दीजिए। अब गैरी ने भौहें चढ़ाई। सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कहा? बस बता दीजिए कि अपार्टमेंट 2306 कहाँ है? उसने इस बार थोड़ी इरिटेशन के साथ कहा। सर, अगर आप नहीं गए तो हमें सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी। बुलाए, गैरी चिल्लाया। शायद वो ही मुझे बता दें कि वो रूम कहाँ है। रिसेप्शन में सीन बनने लगा। लोग देखने लगे। सिक्योरिटी आगे बढ़ने ही वाली थी कि गैरी, एक आवाज आई। मुड़कर देखा तो फेल स्किन वाली एक लड़की तेजी से आती दिखी। उसे देखते ही गैरी समझ गया। व्हाइट, अच्छा हुआ तुम यहां हो, गैरी बोला। शायद तुम मुझे ऊपर ले जा सकती हो। रिसेप्शनिस्ट और व्हाइट की नजरें मिली। आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। मैनेजर ने पहले ही उन्हें हिदायत दी थी कि मिस व्हाइट और मिस एमी के साथ यूटमोस्ट रिस्पेक्ट से पेश आएं, क्योंकि हाल ही में होटल के 10% हिस्से का इन्वेस्टर उन्हीं में से किसी एक से रिलेटेड था। रिसेप्शनिस्ट तुरंत बोला, हमें पता नहीं था कि ये आपके गेस्ट हैं। अगली बार पूरी रिस्पेक्ट देंगे सर। व्हाइट ने कुछ नहीं कहा, बस गैरी का हाथ पकड़कर साइड में ले गई और एलिवेटर का बटन दबाया। ये एक्सप्रेस एलिवेटर था जो सीधे 20वीं मंजिल तक जाता था। डोर्स बंद होते ही व्हाइट ने गहरी सांस ली। समझे क्यों ऐसा बिहेव कर रहे थे? गैरी ने सिर हिलाया। क्योंकि तुम ऐसे लग रहे थे जैसे अभी सड़क से उठकर आए हो, व्हाइट ने सीधा कहा। बहन से मिलने आ रहे थे तो कुछ अच्छा पहन लेते। गैरी ने खुद को देखा। शर्ट और जीन्स थे, लेकिन कपड़े सिकुड़े हुए थे। एक बटन टूटा था और शर्ट पर थोड़ा खून भी लगा था, थोड़ी देर पहले हुई फाइट की वजह से। इतनी फैंसी जगह पर ऐसे कपड़ों में आओगे तो रोकेंगे ही, व्हाइट ने कहा। हाँ, वो स्नॉब्स हैं, लेकिन इस बार रीजन था। गैरी बस ऑकवर्ड स्माइल दे सका। अगली बार थोड़ा ठीक से तैयार होना पड़ेगा। हालांकि एक्सपेंसिव सूट में लड़ाई करना भी प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन अब उसे इन सब बातों की परवाह नहीं थी। वो बस अपनी बहन की स्माइल देखना चाहता था। अपार्टमेंट का दरवाजा खुला। सामने जो नजारा था वो सपने जैसा था। पूरे टाउन को दिखाता बड़ा ग्लास विंडो, पॉलिश्ड वुडन फ्लोरिंग, एक स्टाइलिश सोफा सेट। सामने अपार्टमेंट में कुल 4 बाथरूम्स थे, एक मॉडर्न किचन, बीच में आइलैंड काउंटर और हर तरह का कुकिंग इक्विपमेंट। लेकिन गैरी की नजर इनमें से किसी पर नहीं गई। वो सीधे सोफा की तरफ दौड़ा जहां एमी बैठी थी और पीछे से उसे कसकर गले लगा लिया। व्हाइट, तुम मुझे इतना कसकर क्यों पकड़ रही हो? एमी चौंक कर बोली। फिर उसे महसूस हुआ कि ये हाथ लड़की के नहीं हो सकते। मैं हमेशा अपना अलग रूम चाहता था, लेकिन सच कहूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें इतना मिस करूंगा, गैरी ने कहा। एमी तुरंत खड़ी हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम बड़े ग्रीन इडियट, बताया क्यों नहीं कि आ रहे हो? वो चिल्लाई और गैरी से लिपट गई। फैमिली, व्हाइट ने धीरे से बुदबुदाया। अच्छी चीज है। एमी के पास ढेर सारे सवाल थे। कब लौटे? यहां क्यों आए? कितने दिन रहोगे? एकेडमी कैसी थी? रिलैक्स, हंसा। इतना रुकूंगा कि सारे सवालों के जवाब दे सकूं। लेकिन मेरे भी सवाल है। नया स्कूल कैसा है? फ्रेंड्स बने? वो थोड़ा रुका। और क्यों ना हम हॉस्पिटल चलते हुए बात करें? सोचा था साथ में मम से मिलेंगे, देखेंगे कैसी हैं। ये सुनते ही एमी के चेहरे की स्माइल हल्की पड़ गई। गैरी समझ नहीं पाया क्यों। उसने सोचा था फैमिली साथ होगी तो अच्छा लगेगा। सॉरी, अजीब बिहेव नहीं करना चाहती। एमी ने कहा, तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो जल्दी से अपने कमरे में गई और कुछ पल बाद एक लेटर लेकर लौटी। यहां शिफ्ट होने के थोड़े समय बाद ये डोर स्टेप पर मिला था। मैंने अभी तक खोला नहीं, लेकिन सेंडर का नाम है। उसने एनवलप गैरी की तरफ बढ़ाया। डैड। केमिकल्स, डिसइंफेक्टेंट, क्लीनिंग सप्लाईज और एक और गंध जिसे गैरी का वेयरवुल्फ साइड बहुत अच्छे से पहचानता था। ब्लड। हॉस्पिटल चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसकी स्मेल लगभग एक जैसी ही होती है। और जिस दिन वो और एमी रिजल्ट का इंतजार करते हुए बाहर खड़े थे, उसी दिन से गैरी को हॉस्पिटल से नफरत हो गई थी। जब से आपने इन्हें यहां शिफ्ट किया है, ये ज्यादा पीसफुल लगती है। एमी ने बेड पर लेटी अपनी मां का हाथ सहलाते हुए कहा। अब उनकी मां स्लव के सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स में से एक के प्राइवेट रूम में थी। लेकिन नीडल्स, ट्यूब्स, मशीन्स, ये सब देखकर गैरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे पता था एमी सिर्फ उसे बेहतर फील करवाने के लिए ऐसा कह रही है। गैरी चेयर खींचकर बेड के पास बैठ गया। उसने भी मां का हाथ पकड़ लिया। वो बस उनकी सांसों को देखता रहा, अंदर
बाहर। लगता है अभी भी सो रही हो मम। गैरी की आवाज भर्रा गई। हम दोनों को इतने साल संभाला है, अब आराम करो। तुम डिजर्व करती हो। उसने कुछ सेकंड के लिए नजर झुका ली। एमी ने उसकी पीठ सहलाई। सॉरी मम, अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाया जिसने ये किया। ढूंढना बंद नहीं किया है, बस थोड़ा पॉज पर है। लेकिन वादा करता हूं एक दिन उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन छोड़ो, अच्छी बातें करते हैं। फैमिली ठीक है। एमी अपने ग्रेड्स पर फोकस कर रही है। नया अपार्टमेंट उसे पसंद है। काश तुम देख पाती। मैंने बड़ी किचन खास तुम्हारे लिए चूज की थी। तुम्हें हमारे लिए खाना बनाना कितना पसंद था। मैं मैं तुम्हारा खाना बहुत मिस करता हूं। अब गैरी खुद को रोक नहीं पाया। उसके कंधे हिलने लगे। स्लफ की सबसे बड़ी गैंग का लीडर, एक ऑल्टर्ड या कुछ वैसा। बहुत लोग उसकी पोजीशन के लिए कुछ भी कर देते, लेकिन उसे बस अपनी मां चाहिए थी। कुछ देर बाद वो संभला। दोनों भाई बहन अपनी मां के पास बैठे रहे। पुरानी फनी बातें सुनाते रहे जैसे वो सुन रही हो। हंसी गूंजती रही। फिर बात गंभीर हो गई। गैरी ने एमी से मिला लेटर निकाला। अभी भी सील था। मुझे पता है उसने हमें छोड़ दिया। मम जब स्ट्रगल कर रही थी तब वो नहीं आया। लेकिन मम ने कहा था कि उससे नफरत मत करना। अगर वो लौटे तो ट्रस्ट करना। सच कहूं तो मैं अब भी नहीं कर सकता। एमी भी शायद ऐसा ही सोचती है। इसलिए सोचा इसे फैमिली के साथ यहीं खोलें। गैरी का दिल तेज धड़क रहा था। उसे अपने फादर का चेहरा तक याद नहीं था। आवाज, स्मेल, कुछ नहीं। एनवेलोप पर लिखा था टू माई फैमिली। हैंडराइटिंग वही थी जो पुराने लेटर्स में थी। गैरी ने जोर से पढ़ना शुरू किया। मेरे पूरे परिवार के नाम, बहुत समय हो गया है। इसके लिए माफी चाहता हूं। सोचता हूं तुम सब कैसे हो। एमी और गैरी कितने बड़े हो गए होंगे। उम्मीद है उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और जो जिंदगी तुम जी रहे हो वो मेरी जिंदगी से ज्यादा शांत हो। मैंने रेगुलर लिखना बंद क्यों किया? ये रीजन मैं सामने आकर बताना चाहता हूं। कागज पर लिखे शब्द बेकार लग सकते हैं। मैं हमेशा मानता था कि एक्शंस वर्ड्स से ज्यादा सच्चे होते हैं। और मुझे पता है मेरे एक्शंस बहुत कम रहे हैं। अब न लिख पाने का बोझ भारी हो गया है। इसलिए अपनी जर्नी जल्द खत्म करूंगा ताकि तुम सबसे जल्द मिल सकूं। लेटर यहीं खत्म हो गया। क्या इसका मतलब डैड स्लो वापस आएंगे? एमी ने पूछा। गैरी ने पेपर मरोड़ दिया। पता नहीं। मम जब हॉस्पिटल में थी तब वो नहीं आया। शायद उसे पता भी नहीं। अब तक हमारी जिंदगी में नहीं था। आगे भी उम्मीद मत रखो। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया और लेटर को डस्टबिन में फेंक दिया। एमी कुछ पल देखती रही, फिर खुद को रोक नहीं पाई। उसने लेटर वापस निकाल लिया। उसके फीलिंग्स उतने कठोर नहीं थे। आखिर मम ने उन्हें चुना था। कोई तो रीजन रहा होगा। हॉस्पिटल से निकलकर गैरी ने एमी को अपार्टमेंट छोड़ा। फिर उसे वुल्फ्स पूल क्लब जाना था। जाने से पहले व्हाइट ने हॉलवे में उसे रोका। आज तुमने अच्छा किया, व्हाइट ने कहा। उसे सरप्राइज करना? वो बहुत खुश हुई। लेकिन अगली बार पहले बता देना। आज खुश हुई, लेकिन अगर पहले से पता होता तो पूरे हफ्ते खुश रहती। वो तुम्हें बहुत मिस करती है। गैरी ने हल्का हाथ हिलाया। वो व्हाइट का आभारी था। अगर वो एमी के साथ नहीं होती तो शायद उसे अकेला छोड़ना बहुत पेनफुल होता। रात हो चुकी थी। वुल्फ्स पूल क्लब के आस की बार्स और एस्टेब्लिशमेंट्स अब पहले से ज्यादा लाइवली थे। एक समय ये जगह दो टेरिटोरीज की बॉर्डर पर थी। हर समय कोई बिजनेस जमाना नहीं चाहता था। लेकिन अब बदलाव साफ था। ये हाउलर्स गैंग का इफेक्ट के बाद ये पॉजिटिव बदलाव देखना अच्छा लग रहा था। क्लब के अंदर कस्टमर्स भरे हुए। उन्हें अब बार पर काम करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन लगता था उन्हें अपना काम पसंद है। वे नीचे हैं। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने कहा। बेसमेंट की तरफ जाते हुए उन्होंने धीमे से कहा, वेलकम बैक लीडर। आखिरी शब्द फुसफुसाया गया, लेकिन गैरी ने सुन लिया। उसे अब भी लीडर कहलाने की आदत नहीं थी। हर बार उसका चेहरा लाल हो जाता। नीचे पहुंचा तो सब सोफा पर बैठे थे, अपनी ऑफिस चेयर पर। गैरी, आखिर आ ही गए। खाई ने आवाज लगाई। सबने उसका नाम पुकारा। किसी ने पंच मारा, किसी ने हग किया। मैरी ने तो उसे काफी टाइट स्क्वीज दिया। ठीक है, शांत हो जाओ, खाई बोला। मुझे गैरी से कुछ बात करनी है, ये देखा तुमने? उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। वीडियो गैरी का था। खून रूम में मौजूद सभी लोग वो वीडियो पहले ही देख चुके थे, जो अभी खाई चला रहा था। स्लफ में रहते हुए लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहना जरूरी था। और खाई तो हमेशा इस बात पर जोर देता था। इन्फॉर्मेंट्स पर पूरी तरह डिपेंड नहीं किया जा सकता था। क्या किसी ने ये सब फिल्म किया था?
गैरी ने छट से फोन खाई के हाथ से ले लिया। वीडियो में पीछे से एक ग्रीन हेयर्ड टीनेजर दिख रहा था, तेजी से हाउलर्स के कुछ मेंबर्स को गिराते हुए। उसके बाद मास्क पहने इनू को डायरेक्ट ऑर्डर्स देते हुए। ये मेरी गलती है, इनू ने सिर झुकाते हुए कहा। मुझे चेक करना चाहिए था कि किसी ने रिकॉर्ड तो नहीं किया, लेकिन मैं उन लोगों को पनिश करने में इतना फोकस्ड था और तुम्हें अचानक देखकर शॉक्ड भी। वीडियो एक शॉप ओनर ने बनाया था। कमेंट्स की भरमार थी। उस बच्चे के लिए बुरा लग रहा है, हाउलर्स अब उसके पीछे पड़ जाएंगे। ध्यान से देखो, वो ऑर्डर्स दे रहा था, शायद लीडर का बेटा है। ग्रीन हेयर्ड बॉय कौन है? लगता है गैरी है, मेरे स्कूल में था। नो वे, तुम गलत पहचान रहे हो। कमेंट्स रुक ही नहीं रहे थे। क्या ये सच में इतना सीरियस है? गैरी ने पूछा। काय ने गंभीर होकर जवाब दिया, वीडियो वायरल नहीं हुआ है, अभी सिर्फ स्लाव में सर्कुलेट हो रहा है। लेकिन एएफए में तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना है। अगर ये बाहर फैल गया, लोग कनेक्ट कर सकते हैं कि एएफए का गैरी डेम और हाउलर्स का लीडर एक ही है। वो कुछ पल सोचता रहा। हमें ये इंश्योर करना है कि बाकी गैंग्स को कभी पता न चले कि गैरी डेम ही हाउलर्स का लीडर है। मास्क्स का सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे एएफए में तुम फेमस होगे, रिस्क बढ़ेगा। काय अचानक मुस्कुराया और उंगली से गैरी की तरफ इशारा किया। इसलिए हम तुम्हें बनाएंगे एक और वर्जन ऑफ ग्रेटनेस। रूम में सबने भौहें चढ़ाई। काय समझाने लगा, कुछ बिजनेसेस हाउलर से डरते हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट से बचते हैं, लेकिन अगर वही पैसा एक रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन से आए, गैरी डेम एक यंग बिजनेस जीनियस, द डेम फाउंडेशन जो स्मॉल बिजनेसेस में इन्वेस्ट करे, उन्हें ग्रो करे, पब्लिक इमेज ये होगा। असल में फंड्स हाउलर्स और तुम्हारी कंपनी के बीच मूव होंगे, लेकिन पब्लिक को नहीं पता चलेगा। गैरी चुप था। लोग सोचेंगे हाउलर्स तुम्हारी सुनते हैं क्योंकि तुम वेल्थी हो, और तुम्हारी मम को भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि पैसा कहां से आया। बिजनेस को दोनों तरफ से अप्रोच करेंगे, फैमिली मैन गैरी डेम या हाउलर्स, चॉइस उनका लगेगा, लेकिन सोर्स एक ही होगा। काय का चेहरा एक्साइटमेंट से चमक रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, गैरी ने मन में सोचा, लेकिन काय मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, शायद ट्रस्ट करना ही सही है। और सच में मम को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ तो चाहिए। वुल्फ्स पूल क्लब तक तो ठीक था, लेकिन अपार्टमेंट, लग्जरी कार, काय अभी भी लिख रहा था। दिन में गैरी डेम यंग बिजनेस टाइकून, रात में हाउलर्स का लीडर ब्लड सकिंग वेयरवुल्फ। हमें क्या करना होगा? इनू ने पूछा। रूमर फैलाओ, पहले हाउलर्स के अंदर, जब बात गैंग के अंदर से निकलेगी तो क्रेडिबल लगेगी। काय ने कुछ स्क्रिप्टेड रिप्लाईज कागज पर लिखकर सबको दे दिए। गैरी को सब कुछ बहुत तेज लग रहा था। अभी आया ही था और प्लान तैयार, लेकिन जैसे हमेशा उसे बस वेव के साथ बहना था। मुझे कुछ करना है? गैरी ने पूछा। तुम एएफए पर फोकस करो, बोला। नेम फैलाने का काम हम कर लेंगे, और फिलहाल बड़े मैटर्स भी हैं। फिर सब बैठकर बातें करने लगे। गैरी के बिना यहां क्या क्या हुआ? ब्लेक के बारे में सुनकर गैरी चौंक गया। ऑस्टिन के ऑल्टर्ड बनने की खबर ने तो उसे और भी हैरान कर दिया। उसने ऑस्टिन से ट्रांसफॉर्म करने को कहा। फिर दोनों ने हल्की स्पैरिंग की बात की। एएफए में कई ऑल्टर्ड से लड़ने के बाद गैरी को लगा शायद वो अब एक स्टेप आगे है। उसकी बारी आई तो उसने एएफए की बातें बताई। कांटेक्ट न कर पाने का रीजन भी, लेकिन स्पेशल लेसन्स कहकर उसने नहीं किया। एनआईआरवी बहुत बड़ी कॉरपोरेशन थी, बड़े गैंग्स तक से जुड़ी हुई। हाउलर्स को उनसे उलझना नहीं चाहिए। कुछ बातें सीक्रेट ही बेहतर थीं। काय मुस्कुराया। तुम वहां सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, एक्सेल कर रहे हो। डेब्यू मैच के बाद पब्लिसिटी और बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले कल बड़ा दिन है। ये हाउलर्स को टियर 3 टाउन से आगे ले जाने की शुरुआत हो सकती है। तो बताओ, रेडी हो? गैरी तुरंत नहीं बोला। फिजिकल फाइट्स वो रेडी रहता था, लेकिन वर्ड, स्पीचेस, पब्लिक इमेज, ये काय का एरिया था। कुछ सेकंड बाद उसने गहरी सांस ली। रेडी होना पड़ेगा। नहीं, मैं रेडी हूं। अपना सिर इतनी जोर से खुजलाते हुए कि कहीं गंजा पैच न पड़ जाए, गैरी को सच में डर लग रहा था। लेकिन सिस्टम मैसेज की वजह से उसे पता था, जब तक उसके पास एनर्जी है, सिस्टम उसे उसकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस कर देगा। यही वजह थी कि वो अपने हरे रंग के बाल भी बदल नहीं पा रहा था। अगर मेरे बच्चे हुए तो उनके बाल भी अजीब रंग के होंगे, या फिर नॉर्मल जीन्स पास होंगे। कहीं वो सोचें कि मैं उनका असली डैड ही नहीं। गैरी, ध्यान दोगे या नहीं? डे ड्रीमिंग बंद करो, ये इंपॉर्टेंट है। काय ने व्हाइट बोर्ड पर कई बार मार्कर ठोंकते हुए कहा। वुल्फ्स पूल क्लब में सबसे मिलने के बाद गैरी और काय अलग निकल गए थे। स्पेशल प्रिपरेशन करनी थी।
गैरी को लगा था बस एक छोटा डिस्कशन होगा, पर यह तो सीधा स्कूल जैसा सेटअप निकला। डेस्क कैड, पेंसिल और सामने व्हाइट बोर्ड के पास खड़ा। सॉरी, लेकिन हम 3 घंटे से यही कर रहे हैं। मेरा दिमाग फटने वाला है। गैरी ने जवाब दिया, फिर माथा सीधे टेबल पर रख दिया। काय ने लंबी सांस ली और बोर्ड पर लिखे एक नाम की तरफ इशारा किया जो सर्कल किया हुआ था। कार्डिनेज इलेक्ट्रॉनिक्स। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में से एक है। अपने टियर 3 सिटी में इनका इन्फ्लुएंस वहां के गैंग्स से भी ज्यादा है। ये टियर 2 सिटीज को पार्ट्स सप्लाई करते हैं। अब ये एक्सपैंड करना चाहते हैं और स्लो उनकी लिस्ट में है। गैरी ने थोड़ा सिर उठाया। काय आगे बोला, सोचो, अगर ये यहां बेस बनाए और हम प्रूव कर दें कि स्लो सही चॉइस है, तो वो पूरी ऑपरेशन शिफ्ट भी कर सकते हैं। हाँ, गैंग्स टारगेट करेंगे, लेकिन अगर हम प्रोटेक्ट कर पाए तो हम साथ में ग्रो करेंगे। स्लव बदल सकता है। गैरी को समझ आ रहा था बिजनेस का इंपैक्ट क्या होता है। अंडरडॉग्स और बाकी गैंग्स का पैसा सिटी में घूमता था, लेकिन उसकी भी लिमिट थी। कॉन्सेप्ट समझ आता है, गैरी ने कहा, लेकिन ये सारे टर्म्स, डाइल्यूशन, ग्रॉस, नेट प्रॉफिट, टर्नओवर, बायबैक स्कीम्स, ये सब दिमाग में खाई ने पेन नीचे रखा। मुझे भी नहीं पता वो तुमसे पर्सनली क्यों मिलना चाहता है, वरना मैं सब हैंडल कर लेता। लेकिन अगर वो तुमसे डायरेक्टली बात करेगा तो तुम्हें बेसिक समझ होना चाहिए। गैरी ने खाई को देखा। हमेशा की तरह वो उसके लिए लड़ रहा था। ठीक है, गैरी ने गहरी सांस ली। फिर से चलते हैं टर्म्स पर। खाई का चेहरा चमक उठा। प्रैक्टिस है ये, फ्यूचर बिजनेस टाइकून के लिए। गैरी बस सिर हिलाता रहा। फ्यूचर किस तरफ जा रहा था सब? गैरी ने जानबूझकर पुराने अपार्टमेंट में सोया। एमी को उसने कहा था कि वो सीधा एएफएल लौट रहा है, जो सच नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हो सकता तो वो पूरा हफ्ता एमी के साथ बिताता, लेकिन एएफए में पीछे रहना ऑप्शन नहीं था, नहीं कर सकता था। कुछ दिन स्लफ में बस उतना ही कॉम्प्रोमाइज। नींद कम थी। अगर अभी सो जाऊं तो घंटे मिलेंगे। 1 घंटे बाद सैन भी ठीक है। और फिर समय निकल गया। क्लोजेट खोला तो काय का तैयार किया आउटफिट अंदर टंगा था। गैरी को लगा था गैंग यूनिफॉर्म होगा, पर अंदर था एक परफेक्टली टेलर्ड सूट। मैन सूट पहनकर मिरर में खुद को देखा तो पहचानना मुश्किल था। मैच्योर, कॉन्फिडेंट, टॉलर भी लग रहा था। काय ने मेजरमेंट्स कब लिए? नीचे से कार का हॉर्न टाइलर आ चुका था। गैरी का दिल धड़क रहा था। ये फाइट से भी वर्स है। बाहर लीमो खड़ी थी, टाइलर डोर के पास, और बाकी सब भी, इनू, मैरी, ऑस्टिन, काय, यहां तक कि ओलिविया भी। शार्प लग रहे हो बॉस, टाइलर बोला। इनू ने स्लीव्स दिखाई। मेरी थोड़ी लूस है, काय मुस्कुराया। इसे सूट करता है ये लुक। मैरी ने नजर चुराते हुए कहा, हाँ, अच्छा लग रहा है। ऑस्टिन ने चारों तरफ देखा। आज सच में गैंग जैसा फील हो रहा है। गैरी को भी। पहले सब फ्लो में था, आज ओलिविया ने सिर पीटा। अब फील हो रहा है सीरियसली? कार के अंदर काय ने प्लान दोहराया। गैरी और काय सीईओ के सामने बैठेंगे, बाकी गार्ड्स की तरह खड़े रहेंगे। मीटिंग होगी सीपन के एक टॉप होटल में। लॉबी पहले से बुक थी। कार पहुंची। लीमो ने अटेंशन खींच लिया। डोर खुला। ब्लैक एंड गोल्ड मास्क पहने ग्रुप बाहर निकला। गेस्ट्स रुक गए। फोन्स निकले। ये मास्क्स हाउलर्स के लीडर्स वाले हैं। कुछ बड़ा होने वाला है। एंट्रेंस से गुजरते हुए कैमरास उनकी तरफ घूम रहे थे। काय ने धीमे से कहा, इसकी आदत डाल लो, ये तो बस शुरुआत है। होटल के अंदर कदम रखते ही कुछ हिम्मती लोग पीछे पीछे आ गए, फोन्स उठाए हुए। सिक्योरिटी ने तुरंत उन्हें रोका। एक यंग बेल बॉय भागता हुआ आया। सर, कोई लगेज? उसके पीछे सफेद शर्ट और नेम टैग पहने मैनेजर था। थैंक यू फॉर चूजिंग आवर एस्टैब्लिशमेंट। वो मास्क पहने ग्रुप को देखता रहा। किसे एड्रेस करे? काय ने हल्के से गैरी के कंधों पर हाथ रखा और उसे आगे बढ़ाया। ये हमारे लीडर हैं। मैनेजर तुरंत चुप गया। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, प्लीज बताइएगा। आपकी हर रिक्वेस्ट तुरंत पूरी की जाएगी। उसकी मुस्कान अजीब सी चिपकी हुई थी। गैरी मनी मन सोच रहा था, क्या ये रिस्पेक्ट सूट की वजह से है या हाउलर्स की रेपुटेशन की वजह से? काय ने कैजुअली कहा, फ्यूचर में एग्जिट के लिए सेपरेट रेंज करवा दीजिए। अनवांटेड अटेंशन अवॉइड करना बेहतर रहेगा। मैनेजर का चेहरा तन गया। ये इवेंट होटल के लिए में ऐसा गैदरिंग पहली बार हो रहा था। ग्रुप को नीचे एक विशाल हॉल में ले जाया गया। रिसेप्शन से भी बड़ा। बिजनेस मीटिंग रूम्स लाइंड अप। आखिरकार वो उस कमरे तक पहुंचे जहां मीटिंग थी। हम बाहर रहेंगे, अगर कुछ हो जाए तो अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर देंगे। मैनेजर झुक गया। काय ने गैरी के कंधे पर हाथ रखा।
लीडर पहले एंटर करेगा, फॉर्मल मीटिंग है। फ्यूचर में अगर गैंग मीटिंग हो तो शायद किसी और को पहले जाने देना। गैरी का गला सूख गया। अगर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ तो मैं खुद पहले जाऊंगा, किसी और को चोट नहीं लगने दूंगा। डबल डोर्स खुले, ऊंची छत, सेंटर में लो टेबल, कॉफी रेडी, और सामने बैठे थे, प्लीज टेक अ सीट। गैरी ने उन्हें देखा। डाइड ब्लैक हेयर, उम्र छुपाई गई थी लेकिन ओरा अलग था। काई उसके बगल में बैठा, बाकी सब गार्ड्स की तरह खड़े रहे, बॉडीगार्ड्स, ब्राइट ओवरसाइज्ड कपड़ों में। क्लाउन जेट नहीं, किसी गैंग के लोग थे। खाई ने शुरू किया, मिस्टर कार्डेनेस, आपने जो कंसर्न्स बताए थे वो सॉल्व हो चुके हैं। स्लाफ में फाइनल से अब हाउलर्स का है। अगर अब रिजर्वेशंस नहीं है तो हम पार्टनरशिप के लिए तैयार हैं। हमने कुछ प्रपोजल्स भी तैयार किए हैं। फाइल आगे बढ़ाई गई। मिस्टर कार्डेनेस ने पन्यादा देर किसी पर नहीं रुके। फाइल बंद, दोनों हाथ चेहरे के सामने जोड़कर आगे झुके। आई हैव टू से आई एम डिसअपॉइंटेड। कमरे की हवा बदल गई। फॉक्स मास्क, तुमने मुझे इंप्रेस किया था। क्यूरियस था कि इतना केपेबल आदमी किस लीडर को फॉलो करता है, लेकिन ये मीटिंग पिछली से अलग कैसे है? गैरी के कान खड़े हो गए। इक्वल पार्टनरशिप की बात करते हो और मास्क पहनकर आइडेंटिटी छुपाते हो। तुम्हारे लीडर ने एक शब्द भी नहीं कहा। नेक्स्ट टाइम मैनर सीख कर आना। काई ने कई ऑब्जेक्शंस एंटिसिपेट किए थे। एज इश्यू भी। गैरी का चेहरा रिवील करना रिस्की था, लेकिन इंसल्ट सीधा था। इट सीम्स यूर नथिंग बट वाइल्ड डॉग्स पिगीबैकिंग ऑन आवर कंपनी। डॉग्स। गैरी की मुट्ठी कस गई। वो खड़ा हो गया। मिस्टर कार्डेनेस ने उसे देखा। If violence is your first reaction, then I regret nothing. We won't work with the howlers. I'll focus on tier 2 instead. वो उठ खड़े हुए। रूम में साइलेंस। शायद ओलिविया को लीडर बनाना चाहिए था। तभी खाई का हाथ उसके कंधे पर। तुमने कुछ गलत नहीं किया, हमने तुम्हें रीजन से फॉलो किया है। अगर वो नहीं देख सकता तो उसकी लॉस है। मिस्टर कार्डेनेस दरवाजे तक पहुंच चुके थे। खाई ने आखिरी बार आवाज दी, मिस्टर कार्डेनेस, एडवाइस के लिए धन्यवाद। बदले में हम भी कुछ ऑफर करना चाहते हैं। अगर कभी ऐसी समस्या आए जिसे ना पैसा सॉल्व कर पाए ना पावर, तो हमें याद कीजिएगा। हाउलर्स दिखते जितने हैं उससे कहीं ज्यादा हैं। हमें बस एक मौका चाहिए। दरवाजा बंद हुआ। रूम में टेंशन बाकी था, लेकिन कहीं अंदर एक बीज बोया जा चुका था। ग्लीमो के अंदर लौटते समय सन्नाटा था। कोई मीटिंग के बारे में नहीं पूछ रहा था, क्योंकि गैरी से निकलती एनर्जी ही बता रही थी कि क्या हुआ होगा। उसकी मुट्ठियां अब भी कसी हुई थी। आखिरकार उसने खुद चुप्पी तोड़ी। सॉरी गाइस, शायद मिस्टर कार्डेनेस सही थे। मैं उस टाइप का लीडर नहीं हूं। बिजनेस की समझ कम है और कभी कभी मैं अजीब डिमांड्स भी रख देता हूं। लेकिन मैं बस मैं ही हो सकता हूं। अगर किसी को पसंद नहीं तो शायद वही सही है। तो सॉरी कि तुम्हें मेरे जैसा लीडर झेलना पड़ता है। एकदम से सब बोलने लगे, ऐसा मत कहो, तुम ग्रेट हो। मीटिंग उसकी लॉस थी। इतना शोर कि गैरी की खाई ने पीछे मुड़कर टाइलर से कहा, बर्नहम फूड स्ट्रीट चलते हैं। बर्नहम फूड स्ट्रीट फैंसी हॉट पॉट रेस्टोरेंट में सब बैठे थे। ओलिविया साथ थी तो सर्विस टॉप क्लास थी। मास्क्स नहीं थे, सूट्स में सब किसी कॉर्पोरेट टीम जैसे लग रहे थे। मीट की प्लेट्स पर प्लेट्स आ रही थी। ओलिविया, गैरी और खाई सबसे ज्यादा खा रहे थे। खाने के बाद खाई ने प्लम जूस का ग्लास उठाया। यह बस एक छोटा हिकअप है, आगे और मौके आएंगे। आज की रात एंजॉय करते हैं और अपने दोस्त गैरी को गुड लक कहते हैं। सबने ग्लास उठाया। ओलिविया ही एक थी जो अल्कोहल पी रही थी। बाकी अंडरएज थे। टोस्ट इसलिए था क्योंकि गैरी कल वापस एएफए लौट रहा था। स्पेशल लेसन के लिए समय पर पहुंचना जरूरी था। अगर कभी जरूरत पड़े मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा, गैरी ने वादा किया। सब उदास थे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए यही जरूरी था। खाई के मन में फिर भी एक बात थी। उसे नहीं लगता था कि कार्डेनेस ग्रुप के साथ यह कहानी यहीं खत्म हुई है। उसी दिन दूसरी तरफ मिस्टर कार्डेनेस इंतजार करने वालों में से नहीं था। इसलिए उसी दिन उसने एक और मीटिंग फिक्स कर दी, टियर 2 सिटी नॉट्सबर्ग के साथ। नॉट्सबर्ग हिस्ट्री पर गर्व करने वाला शहर। टियर 1 नहीं, लेकिन मजबूत और स्थिर। कभी टेक ओवर नहीं हुआ, हेड गैंग कभी बदला नहीं, किंग्स तक ने डायरेक्ट कंट्रोल लेने की कोशिश नहीं की। यही वजह थी कि कार्डेनेस को वो सेफ पेट लगा। घर वापसी हेडक्वार्टर्स जाने की बजाय वो घर गया। एक फैला हुआ सिंगल स्टोरी हाउस, बड़ा पॉन्ड। वेलकम बैक सर। एम्प्लॉइज कम, गैंग मेंबर्स ज्यादा लग रहे थे। वो बिजनेस ओनर कम,
गैंग बॉस ज्यादा था। ऑफिस में घुसते ही उसकी नजर जिस पर पड़ी, उससे उसके चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान आई। नंबा, अपने पिता को हग नहीं दोगे? शायसा नंबा आगे बढ़ा। डेस्क पर एक फैमिली फोटो थी, मिस्टर कार्डेनेज, नंबा और उसकी वाइफ। लेकिन कमरे में नंबा के बचपन की कोई तस्वीर नहीं थी, क्योंकि नंबा अडॉप्ट किया गया था। आई गॉट योर मैसेज। इज समथिंग रॉन्ग? नंबा ने पूछा। कुछ गलत नहीं, बल्कि सब अच्छा है। एएफए में तुम्हारी परफॉर्मेंस के बारे में सुना। हमने तुम पर उम्मीद रखी थी, लेकिन तुमने एक्सपेक्टेशंस क्रॉस कर दी। नंबर 1 रैंक्ड स्टूडेंट था, लेकिन वो जानता था उसकी सक्सेस पूरी तरह उसकी नहीं थी। गैरी की मदद वो सच अपने पिता को नहीं बता सकता था। मिस्टर कार्डेनेज ने गंभीर होकर कहा, आज तुम मेरे साथ एक मीटिंग में चलोगे। तुम एयर हो, बिजनेस सीखना होगा। एएफए, एएफसी और बिजनेस बैलेंस करना मुश्किल होगा, लेकिन फ्यूचर रिलेशंस के लिए जरूरी है। तुम ऐसा नाम बनोगे जिससे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। नंबा ने सिर हिलाया। गुड, मीटिंग होगी नॉट्सबर्ग में। नाम सुनते ही नंबा का चेहरा फीका पड़ गया। वो इस सिटी पर रिसर्च कर चुका था। यही सिटी स्टाई और अपोलो की है। उसका दिल तेज धड़कने लगा। एएफए की दुनिया, गैंग्स की दुनिया, बिजनेस की दुनिया, सब एक दूसरे से जुड़ने वाले थे। नॉट्सबर्ग की तरफ ये सफर उससे ज्यादा नर्व रेकिंग था जितना एएफए का स्पेशल लेसन। लिमो में उसके साथ थे उसके अडॉप्टिव फादर हैरी कार्डेनेज और 2 फ्रीक्स बॉडीगार्ड्स। अपोलो के साथ टीम बनाना ऑकवर्ड था, स्टाई पर भरोसा करना नामुमकिन। फिर भी यह सफर ज्यादा भारी लग रहा था। नंबा पिछले स्पेशल लेसन के बाद लगातार ट्रेनिंग कर रहा था। मिस्टर कॉर्वस ने हिंट दिया था, एक दिन स्टूडेंट्स अकेले बीस्ट से लड़ सकते हैं। लेकिन बिजनेस वो अलग तरह की लड़ाई थी। थियरी और रियलिटी में फर्क होता है, ये बात हाउलर्स ने भी आज सीखी थी। और नंबा के दिल के पीछे एक डर बैठा था, अगर उसने गलती की तो क्या हैरी उसे छोड़ देगा? क्या उसकी जिंदगी फिर पहले जैसी हो जाएगी? इतने नर्वस मत देखो, हैरी ने कहा। यह सीखने का मौका है। फ्रीक्स हमारे साथ हैं, और अगर कुछ हुआ तो अपने बूढ़े बाप को बचा लेना। नंबा हल्का मुस्कुराया। द फ्रीक्स सामने बैठे 2 आदमी, एक भारी, एक पतला। मेकअप, ब्राइट लिपस्टिक, क्लाउन जैसे कपड़े। फ्रीक्स पहले एक गैंग नहीं थे। जैसे स्लफ में कई गैंग्स थे, वैसे ही नंबा के होम टाउन में भी थे। लेकिन हैरी कार्डेनेज ने सब लीडर्स को जोड़कर एक सुपर ग्रुप बना दिया, पैसे के जरिए। डील सिंपल थी, फ्रीक सिटी और कार्डेनेज ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे। बदले में पैसा, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी। दोनों बॉडीगार्ड्स सबसे ताकतवर लीडर्स में से थे। नंबर ने अपने पिता के कॉन्फिडेंस को देखा, लेकिन अपोलो की ताकत याद आई। अगर टियर 2 में अपोलो जैसे लोग और हैं, तो फ्रीक्स बस समय खरीद पाएंगे। फिर उसने खुद को रोका। अपोलो और स्टाई स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे मैं यूनिक हूं, वैसे वो भी। नॉट्सबर्ग सिटी में घुसते ही जायंट बिलबोर्ड्स, हर कुछ दूरी पर कैसीनो का प्रमोशन। ग्रोसरी स्टोर से ज्यादा कैसीनोज। लीमो एक विशाल कैसीनो के सामने रुकी। ब्रिज के पार एक आइलैंड पर बना बिल्डिंग, इतना बड़ा कि हफ्तों में भी खो जाओ। अंदर स्लॉट मशीन्स की आवाजें, आर्ग्यूमेंट्स। मिडनाइट के करीब फिर भी खचाखच भरा, मनी की नदी बह रही थी। हाउस हमेशा जीतता है। वीआईपी रूम, वेलवेट डोर्स खुले, रेड वेलवेट हर जगह, ग्लास कैबिनेट्स में लक्सरी वॉचेस, ज्वेलरी, रेयर आइटम्स। और पीछे डेस्क के पीछे बैठा था नॉट्सबर्ग का बॉस फटीज में। ग्रे बियर्ड, फैशन ज्यादा, उम्र कम, हर उंगली में रिंग्स, रेड वेलवेट कपड़े, आंखें बग जैसी उभरी हुई। नंबा के मन में एक ख्याल आया, क्या ये स्टाई का पिता हो सकता है? स्टाई टियर 2 लीडर गैंग से जुड़ा था, अपोलो टियर 1 कनेक्शंस रखता था। क्या इस रूम में कोई टियर 1 से भी जुड़ा है? उसके पैर हल्के कांपे। ये एएफए नहीं था, ये असली गैंग टेरिटरी थी। हैरी सामने बैठ गया, फ्रीक साइड्स में। नंबा भी गार्ड्स के साथ खड़ा हो गया ताकि टारगेट न बने। लेकिन नंबा की नजर बॉस पर नहीं अटकी, वो अटकी उस आदमी पर जो बॉस के बगल में खड़ा था। लाइट ब्लू हवाईन शर्ट, ओपन बटन्स, मस्कुलर चेस्ट, स्कार्स पूरे शरीर पर, वाइल्ड स्पाइकी हेयर। रूम में बाकी सब पॉलिश थे। ये आदमी अलग था। उसकी आंखें नंबा के दिल को हिला गई। मैंने ये आंखें पहले देखी हैं। उसकी सांस भारी हो गई। तभी डेस्क के पीछे बैठा आदमी मुस्कुराया। बिजनेस शुरू करते हैं। आज कोई यहां से नहीं जाएगा जब तक डील नहीं हो जाती। उसकी आवाज में मजाक नहीं था। रूम में मौजूद हर इंसान समझ गया, ये कैसीनो है, लेकिन असली गैम्बल अब शुरू होने वाला है। नंबा को समझ नहीं आ रहा था कि इस मीटिंग में उसे क्या करना चाहिए।
उसकी नजरें बार बार अपने फैंग लीडर और बॉडीगार्ड के बीच घूम रही थीं। उनका होस्ट चाहे जितना वाइल्ड बिहेव कर रहा था, हाथ लहराना, क्रीपी स्माइल देना, लेकिन हैरी कार्डेनेज जरा भी नहीं हिले। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस में रत्ती भर बदलाव नहीं आया। हाथ आपस में जुड़े हुए थे। स्पष्ट था, सामने बैठे गैंग से वो जरा भी इंटिमिडेटेड नहीं थे। द स्कैटरबग्स ने जनरेशन से नॉट्सबर्ग पर राज किया है। एक गैंग के लिए ये बड़ी इंप्रेसिव बात है। हैरी ने शांत आवाज में शुरुआत की। इसका मतलब दो में से एक है। या तो आपने टियर 1 गैंग्स का इतना रिस्पेक्ट कमा लिया है कि वो आपसे उलझने की हिम्मत नहीं करते, या फिर आप किसी किंग की प्रोटेक्शन में हैं। लेकिन जितनी जानकारी मुझे मिली है, आपका किसी किंग से अफिलिएशन नहीं है। मतलब आपने अपनी पोजीशन खुद सोलिडिफाई की है। मुझे उम्मीद है कि यहां अपना बिजनेस लाने से वो बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। हैरी ने टेबल पर रखी चीजों के पीछे से एक नेम प्लेट निकाली और सामने रख दी। उस पर लिखा था स्लिथ। स्लिथ ने मुस्कुराकर कहा, यह नाम बताता है कि इस शहर में चार्ज किसके हाथ में है और स्कैटरबग्स को कौन कंट्रोल करता है। दोनों बातें एक ही है। बाहर से आए इंसान के तौर पर मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें डर हो कि कोई तुम्हारे एक्सपेंशन को रोक सकता है। लेकिन सुनो, नॉट्सबर्ग की सारी गैंग्स स्कैटरबग्स के लिए काम करती हैं। शहर में एक से ज्यादा कैसीनो है, ये तो तुमने देखा ही होगा। हर गैंग को उसके इलाके में एक कैसीनो दिया गया है, जिसे हमने सेटअप और फंड किया है। जब तक वो अपना काम ठीक से करते हैं, उन्हें कैसीनो के प्रॉफिट का परसेंटेज बोनस में मिलता है। और यकीन मानो, उन्हें ये अरेंजमेंट बहुत पसंद है। उन्हें पता है, हम चाहे तो पल भर में वो कैसीनो उनसे लेकर किसी और ग्रुप को दे सकते हैं। इस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की वजह से हमारी पोजीशन सिर्फ सिक्योर नहीं, अटूट है। वो पीछे की तरफ झुक गया, दोनों हाथ सिर के पीछे। असल में पाई का बड़ा स्लाइस पाने के लिए छोटी गैंग्स खुद रेडी रहती हैं, किसी भी ऐसे ग्रुप को रिपोर्ट करने, चेक करने या लड़ने के लिए जो खुद को जरूरत से ज्यादा बड़ा समझने लगे। जहां तक तुम्हारे बिजनेस का सवाल है, हम तुम्हारे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं। मतलब तुम्हें स्कैटरबग्स की पर्सनल प्रोटेक्शन मिलेगी। हैरी को स्लिथ का यह अंदाज बेहद रूड लग रहा था। वो एक प्रिम एंड प्रॉपर बिजनेसमैन थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गैंग मेंबर्स एटिकेट फॉलो करेंगे, लेकिन फिर भी उन्हें खल रहा था कि हाउलर्स ने भी इनसे ज्यादा डेकोरम दिखाया था। आई सी, हैरी ने कहा, आपने परसेंटेज की बात की। अगर हम आपकी सर्विसेज ले और यहां बेस सेटअप करें, तो आपकी कंडीशन क्या होगी? कमरे में हल्की खामोशी छा गई। यह सबसे अहम सवाल था। स्लिथ ने कॉन्फिडेंट अंदाज में जवाब दिया, आमतौर पर हम एरिया के बिजनेसेस को 10% प्रॉफिट देते हैं, लेकिन तुम नए पार्टनर हो, बाहर से आए हो, और मेरे एडवाइजर्स कह रहे हैं कि तुम्हारे नंबर्स प्रॉमिसिंग हैं, तो मैं जेनरस बनता हूं। तुम 20% प्रॉफिट रख सकते हो। पहली बार हैरी के हाथ अलग हुए। उन्होंने कुर्सी के किनारे पकड़ लिए। मैंने सुना था आप क्रिमिनल्स हैं, लेकिन सोचा था रियल बिजनेस करना चाहेंगे। हमारी मेहनत के 80% प्रॉफिट लेना, यह मैडनेस है। कमरे में बैठे स्कैटरबग्स मेंबर्स ने हैरी को घूर कर देखा। उन्हें उसका टोन पसंद नहीं आया। स्लिथ की मुस्कान चौड़ी हो गई। साफ कर दूं, तुम मेरे शहर में आए हो। मेरी अनुमति के बिना नॉट्सबर्ग में ऑपरेट करना इम्पॉसिबल है। पर्सपेक्टिव बदल कर देखो, कुछ कठिन, कुछ नहीं के 4% से ज्यादा होता है। अगर पसंद नहीं, तो जा सकते हो। अपने छोटे टियर 3 टाउन में स्मॉल टाइम बिजनेस करते रहो। लेकिन अगर वही काफी होता, तो क्या तुम यहां आते? हैरी चुप रहे। उनकी उंगली कुर्सी के किनारे पर टैप कर रही थी। जब भी वो सोचते थे, ऐसा ही करते थे। शायद हम दोनों बहुत दूर खड़े हैं, उन्होंने आखिर कहा। मैं ऐसे ग्रुप की तलाश में था जो हमें प्रॉपर पार्टनर्स की तरह ट्रीट करे। आपकी ताकत, शहर और एम्पायर के सामने मैं अधिकतम 50% देने को तैयार हूं। अब स्लिथ सोच में पड़ गया। टियर 3 शहरों से अलग टियर 2 शहरों की जिंदगी अच्छी थी। उन्हें नए बिजनेसेस की सख्त जरूरत नहीं थी। हैरी जैसे कई लोग डील के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन पैसा तो पैसा है। एडवाइजर्स पहले कह चुके थे, पार्टनरशिप प्रॉफिटेबल होगी। अगर अपना आदमी हेड पर बैठा दिया जाए, तो कमाई और भी बढ़ेगी। स्लिथ ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारा स्पंक पसंद है। 50-50 डील मंजूर है, लेकिन शर्त यह है, कार्डेनेज इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा ऑपरेशन नॉट्सबर्ग में शिफ्ट होगा और आगे के सारे डील्स पार्टनरशिप में होंगे। दूसरे सिटीज में एक्सपेंशन करना हो, तो हमारा भी से होगा। हैरी की आंखें फैल गई। यह सिर्फ एक डील नहीं था,
स्लिथ एसेंशियली पूरी कंपनी में 50% ओनरशिप मांग रहा था। वो कंपनी जो हैरी ने जीरो से बिल्ड की थी। स्लिथ की मुस्कान बता रही थी, उसे पता है वो क्या कर रहा है। ऐसे प्रेशर में कई गैंग्स कोई भी ऑफर एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन हैरी अलग थे। वो खड़े हुए, अपना सूट सीधा किया। अब मुझे जाना चाहिए। ये पूरा मामला टाइम वेस्ट था। उन्होंने नंबा और फ्रीक्स की तरफ देखा और दरवाजे की ओर बढ़ गए। बाकी सब उनके पीछे चल पड़े। स्लिथ शॉक्ड नहीं था। वो हंसने लगा। अगर माइंड बदलो तो मैं यहीं मिलूंगा। उसने पीछे से आवाज लगाई। दरवाजे बंद हो गए। स्लिथ की मुस्कान गायब हो गई। वो आदमी काफी रूड था, नहीं? उसने कमरे में पूछा। जी सर। लगभग सभी ने एक साथ जवाब दिया, सिवाय हाइवान शर्ट पहने आदमी के। स्लिथ फिर मुस्कुराया। तो मुझे लगता है उन्हें उनकी रूडनेस के लिए एक छोटा सा सरप्राइज मिलना चाहिए। घर जाने से पहले एक गिफ्ट।